एक घर में शादी का माहौल है। शादी बहुत धूमधाम से की जा रही है। इस शादी में सभी रिश्तेदार आए हैं, सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और शादियों में ज़्यादातर दूर दूर से रिश्तेदार सभी आ जाते हैं क्योंकि शादी सभी को मिलाने का काम करती है। इस शादी में एक महिला आई थी जिसकी उम्र करीबन 47 साल होगी या 47 साल से ज़्यादा होगी। एक व्यक्ति आया है जो करीबन 55 से 60 साल की उम्र का होगा या 60 ही साल का होगा। यहाँ पर दोनों जने इस शादी में बैठे हुए हैं, लेकिन तभी इस व्यक्ति की, मैं इसे बुजुर्ग ही कहूँगी, इस व्यक्ति की उस 47 या 50 साल की महिला पर उम्र पर नज़र पड़ती है। जैसे ही नज़र पड़ती है तो उस महिला की आंखों में आंसू थे और आंसुओं के साथ वो शायद चुपचाप एक कोने में बैठी हुई इस पूरे प्रोग्राम को देख रही थी, इस पूरी शादी को देख रही थी। तभी ये व्यक्ति वहाँ से उठता है और इस महिला के पास आता है और इस महिला से कहता है, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम बड़ी उदास सी लग रही हो। क्या तुम्हारा पति तुम पर लाड नहीं करता है? ये महिला इतने शब्दों को सुनती है और अपने आंसू पोंछकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। ये व्यक्ति थोड़ा सा मायूस और उदास हो जाता है। अब बात ये चल रही थी कि कोई अनजान व्यक्ति या जानकार था इस तरह के सवाल क्यों कर रहा था? क्यों ये महिला इस शादी में रो रही थी जब खुशी का माहौल था, जबकि ये इस शादी में एक रिश्तेदार थी? जब आप इस पूरी घटना को सुनोगे या पूरी कहानी को जानोगे ना, तो आपकी भी आंखें भर आएंगी। और रिश्तों पर जो विश्वास नहीं जम रहा है ना आज के युग में, जो रिश्ते पराये से लगते हैं, जो अपने होकर भी शायद 1 साल के अंदर वो शादी फीकी पड़ जाती है। लेकिन एक दौर वो भी था जिस दौर में शायद 40-40 साल बाद तक भी एक पति पत्नी को जब देखते थे ना, तो वो सच में ही ऐसे लगते थे कि मानो ये दोनों एक दूसरे को अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं। इसी तरह की अल्लड़ सी हटखेलियों में लोगों का जीवन बीत जाया करता था। चलिए आज पुराने ज़माने की बात करते हैं, पुरानी बातों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और एक ऐसी घटना, एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो स्टोरी भावनाओं से दिल को छू लेने वाली और एक थपकी सी देकर जाएगी आपके दिल को पुरानी यादों में, पुराने जीवन में आपको लौटा देगी। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। आज की तरह नहीं है 1 साल बाद तलाक के कागज बनते हैं या आपके लगा लो 2 महीने बाद भी आपका रिश्ता टूटने की कगार पर होता है, यहाँ तक कि फेरों पर भी आपका रिश्ता टूट जाता है। इस तरह का माहौल चल रहा है। दोस्तों, आपको हमारे साथ इस घटना को जानना है तो बिहार की राजधानी पटना में चलना होगा। बिहार की राजधानी पटना में एक रामवीर नाम का व्यक्ति होता है। रामवीर एक लड़का था, करीबन 16 साल इसकी उम्र होती है। 16 साल ही उम्र होती है और 16 साल की उम्र में रामवीर बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखता है। बात बहुत पुराने ज़माने की है। दूसरी तरफ रामवीर की करीबन 4 बहनें थी, जिनमें से एक बहन जो ज़्यादा चर्चित, मैं आप लोगों के सामने लेना चाहती हूँ, जिसका नाम शीला होता है। रामवीर जिस तरह से खूबसूरत था उसके लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई थी 16 साल की उम्र में ही। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, उसे रामवीर खेतों पर ही पसंद आ जाता है। रामवीर खेतों में काम करता था, एक छोटा सा किसान था, जीवन बहुत सुंदर था, 2 बैलों की जोड़ा उसके साथ था, घर में हल, बैल और ये ही सारी चीजें पहले देखी जाया करती थी। आज की तरह नहीं है कि कोठी बंगला देखकर शादियां हुआ करती हैं। जब रामवीर को देखता है इस लड़की का पिता, तो वो बड़ा खुश हो जाता है और शादी तय कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर शायद पैसा से शादी तय की गई थी, रुपया नहीं, पैसा। उस जमाने की बात आप लोगों से कर रही हूँ। यहाँ पर शादी तय हो जाती है। लड़की का नाम कला होता है। कला की शादी उन्हीं रीति रिवाजों से जो पहले हुआ करती थी धूमधाम से होती है। कला ब्याह कर रामवीर के जीवन में आ जाती है। जीवन में जब कला आती है तो उस वक्त का थोड़ी सी झलक आप लोगों को बताऊंगी। जब कला उस घर में आती है तो अब की बार जब कला रहकर गई है ना, तो सास ननद के साथ ही रहती है, पति का मुंह तक नहीं देखती है। शादी के 15 दिन तक वो रहती है शादी के बाद, और 15 दिन तक वो अपने पति का यानी रामवीर का चेहरा तक नहीं देखती है। सास ननद के पास रहती है। रीति रिवाज चल रही हैं। पता है आपको, पहले जब शादियां हुआ करती थी तो बारात करीबन 4-4 दिन तक
रुका करती थी और 4 दिन तक बारातियों की सेवा पानी, महिलाएं हाथ से आटा पीसा करती थी, घर का घी दूध लगा करता था और शायद चावल और बूरा से ही लोग प्रसन्न हो जाया करते थे। खीर बना दिया तो मान लीजिए 56 भोग बन गए हैं आपके घर में। लेकिन आज वो माहौल आपको नजर नहीं आएगा। आज 56 मिठाइयाँ तैयार हैं, लेकिन रिश्ते बहुत कमजोर हैं। पहले एक मिठाई में भी बतासा आपने कभी खाया नहीं होगा, उससे भी लोग प्रसन्न हो जाया करते थे। दोस्तों, कला अब की बार अपने पति का मुंह तक देखकर नहीं गई है, चली गई। 6 महीने के लिए वहां से चली गई। 6 महीने तक अपने मायके में रहती है। फिर कला के लिए एक चिट्ठी भेजी जाती है। जमाई सा आते हैं लेने के लिए, जो रामवीर होते हैं। रामवीर वह जूतियां पहनकर जो चरर मरर करती हैं, अपनी पत्नी को लेने के लिए पहुंचते हैं। किस में लेने के लिए जाते हैं पता है आपको? बैल और बुग्गी में। यानी एक रथ हुआ करता था उस जमाने का, रहरु भी उसे बोला करते थे। यहाँ पर रामवीर पहुंच जाते हैं। एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ मैं। दोस्तों, रामवीर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को उस गाड़ी में बिठाकर लाता है। उस जमाने की वो सबसे सुपरहिट गाड़ी, शायद आज की जो फॉर्च्यूनर है उसे भी फेल करती थी। 2 सफ़ेद बैलों का जोड़ा। यहाँ पर कलावती आ जाती है, आकर अपने घर संसार को संवारने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो कलावती की ननदें थी, जिनकी शादियाँ नहीं हुई थी, वो थोड़ी सी तेज स्वभाव की थी। उस जमाने का आपको नहीं पता है, बहुओं को नाप तोल कर खाना पीना दिया जाता था। यहाँ पर काम करेगी, सुबह 2 बजे से उठकर चाकी चलाएगी, यानी आटा पीसेगी। जिस तरह से भी पीसना हो, कैसे भी तुम्हारे बस का है या नहीं है। 2 बजे आपको बिस्तर छोड़ना होता था। पशुओं से लेकर घर का काम करना था, क्योंकि आप कितने ही बड़े घराने में हों, लेकिन कार्य आपके पहले से ही तय होते हैं। यहाँ पर कलावती करीबन 1 महीने तक अपने ससुराल में रहती है। सास ननद का स्वभाव उसे पता चलने लगा था। सास ननद कलावती को बहुत परेशान करती हैं। सबसे ज़्यादा शीला का नाम क्यों लिया है? शीला अपनी भाभी को बहुत परेशान करती थी। पूरे दिन कलावती को काम करना होता, पति का एक दीदार भी नसीब नहीं होता। 1 महीने बाद वो दिन आता है जब वो अपने पति को देखती है। वो पति जब उसके पास आता है और उनका जब कहते हैं कि जब पहली बार वो मिलते हैं, तो शायद यहाँ पर कलावती कहती है कि पति के आगे सब कुछ फीका है, पति ही परमेश्वर है। वो उनके चरण छूती है, जीवन को आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीत रहा था, लेकिन ननदों को अपनी भाभी पसंद नहीं आई। ननद अब अपनी भाभी पर आरोप लगाने लगती हैं। बासा खाना देना, तांबे या पीतल का जो गिलास होता है उसमें बासी छाछ देना। आज आप लोग ताज़ा छाछ नहीं पीते, वहाँ पर बासी छाछ। ताज़ा सास यानी जो ननद हैं, सास ननद, वो खुद पी जाएं। बताइए, आज जिस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है, उस दौर में उन चीज़ों के लिए भी शायद महिलाओं को या पुरुषों को तरसाया जाता था। पूरे दिन खेतों में काम करना कलावती और अपने जीवन को गुजारती है। धीरे धीरे वो यही करती रहती है। कभी 1 महीने मायके में, तो कभी 1 साल ससुराल में। एक बार आप आ गए तो करीबन 1-1.5 साल लग जाता था उस वक्त जाने में। मायके चले गए तो राह देखा करती थी कि कब मेरे पति आएंगे, मुझे लेकर जाएंगे, क्योंकि इस तरह थोड़े ही था। एक फ़ोन किया और पति को बुलाया, ऐसा कुछ नहीं था उस जमाने में, कुछ भी नहीं था। बस रास्ते पर कभी कभी लड़कियां टकटकी लगाया करती थी, या किसी पढ़े लिखे से या पढ़ी लिखी कोई सहेली या सखी या कोई एक चाची हुआ करती थी जो पढ़ी लिखी हुआ करती थी, उससे एक चिट्ठी लिखवाया करती थी। और वो चिट्ठी पहुंचे या ना पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त निकलता है और ये वक्त करीबन ऐसा निकल जाता है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊं कलावती की शादी हुई थी, कलावती महज 9 साल की थी। आप सोच कर देखिए। उसके बाद कलावती धीरे धीरे वक्त निकलता है। उस जमाने में ऐसी ही शादियां हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर रामवीर भी ज़्यादा बड़े नहीं था, 16 साल का था। दोस्तों, यहाँ पर जब वक्त निकलता है तो करीबन 5 साल शादी को निकल जाते हैं। 5 से 6 साल चलती है। ननदों का ब्याह भले ही हो जाता है, लेकिन वो रूस झगड़कर, लड़ झगड़कर घर में ही एक ना एक सी नंद पड़ी रहा करती थी। पूरे घर में कलेश हुआ करता था। कलावती सब कुछ झेल रही थी, केवल किसके लिए? पति परमेश्वर है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। वक्त के साथ 2 साल और बीत जाते हैं। यहाँ पर 7 साल शादी को हो जाते हैं। इस जब तक भी कलावती किसी संतान को जन्म नहीं देती है। अब नंदों ने और सास ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। आरोप क्या थे?
तुम किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अब पहले इतना मॉडर्न या इतना तेज ज़माना नहीं था जितना अब है। कलावती सबकी बातें सुनती है। कभी कभी एक आधी बात जब उनको बोल दिया करती तो ये सारी बातें रामवीर के कानों में पड़ रही थी। बहनें बता रही थी भाई क्योंकि यहाँ पर जो रामवीर था उस टाइम एक लौता बेटा घर का था। उस ज़माने में मैं आपको बताऊं कोई यानी शर्माहट नहीं थी, यानी वंश को चलाना सबसे ज़रूरी था उस समय में। ये बातें थी, एक महिला का दुख और दर्द मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। लेकिन रामवीर कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। सच में ही वो दिली दिल पसंद करता था, लेकिन शर्म थी या हया थी या कोई भी चीज़ लगा लो, लेकिन वो किसी के सामने दर्शाता नहीं था। पहले ऐसे ही मर्द हुआ करते थे, मन में प्यार था लेकिन किसी के सामने दिखाना नहीं है। धीरे धीरे ये वक्त बीत रहा था, लेकिन जब बहनें जिद करती हैं, बहनें कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी ये करती है, हमें परेशान करती है, क्योंकि एक ना एक सी बहन का वहाँ पर लगी रहा करती। मैंने बताया था ना कि साल भर ससुराल में तो साल भर मायके में ऐसे ऐसे वक्त निकल जाया करता था। तो वो 4 बहनें थी, कभी एक का जाना तो दूसरी का आना, ये तरह से लगा रहता है। कलावती के खिलाफ यहाँ पर रामवीर को फुल भर दिया जाता है। भाई तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी, हमारे कुल का वारिस, हम 4 बहनें तो पहले से ही हैं। सास ने कहा, माँ ने कहा कि बेटा इसका क्या करेंगे हम, ये तो बांझ है, इस बांझ का हम क्या करेंगे रखकर, तुम एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो, ये भी हमारे घर में किसी कोने में पड़ी रहेगी और तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी तो इस घर का वारिस चल जाएगा, क्योंकि ये किसी संतान को जन्म नहीं दे रही है। दोस्तों यहाँ पर कलावती सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उसके हाथों में या उसके बस में कुछ नहीं था। वो एक कोने में बैठकर बस रोया करती थी, भगवान विधाता ये मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है। वो एक दिन अपने पति से मिलती है। पता है पहले पतियों से मिलना भी ऐसा था कि जैसे किसी दूर से आप लगा लीजिए, ऐसा हुआ करता था जो आज नहीं है। वो कहती है कि मेरी गलती क्या है, अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो यहाँ पर श्यामवीर भी कहीं ना कहीं लालच में था या कुछ भी लगा लो, उसने कहा कि कितना इंतज़ार करूं, 8-7 साल हो चुके हैं, संतान तो घर के लिए चाहिए, मुझे वारिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने अभी एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। सीधे सीधे कलावती ने कहा कि मैं तुम्हारे पास ही कितनी आई हूँ जो किसी बच्चे को जन्म दूँ, केवल तुम्हें निहारा है, तुम्हें प्यार किया है और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, ये सोच लेना। शायद प्यार नाम का शब्द ही अजीब लगता हो। पहले उसने कहा कि आप मेरे पति परमेश्वर हो, मैं तो किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। दोस्तों ये बातें चलती रहती हैं और रामवीर ने एक पल में दूसरी शादी का फैसला ले लिया। कलावती जब ये सुनती है ना कि दूसरी शादी पति कर कर ही रहेगा, कलावती अब कहती है कि मुझे इन टुकड़ों पर नहीं पलना, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। सास ने कहा मन करे तो तेरा यहाँ पर रहे और ना मन करे तो यहाँ पर बिल्कुल भी मत रहना, तेरी किसी को यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये बात वो सुनती है तो पति से आखिरी विदा लेती है। फिर भी रामवीर ने कहा कि देखो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम हमेशा यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें भी पता है मेरी मजबूरी, मेरी माँ मुझे जीने नहीं देगी। कलावती की आंखों में उस वक्त मोटे मोटे आंसू थे। उसने कहा कि मैं भले ही ऐसे परिवार में रहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम मेरी सौतन लाओगे और मैं उसे देखती रहूं और तुम अपना वैवाहिक जीवन शांति से मेरे सामने बिताओगे, कहीं मेरी हाय तुम्हें ना लग जाए। वो अपना एक दुपट्टे में सामान बांधती है और वहाँ से निकलकर मायके आ जाती है। कलावती मायके जब आती है तो मायके में बहुत सारे ताहने उसे सुनने पड़ते हैं। उल्टा है तू बांझ है, तू एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तूने घर संसार बर्बाद कर दिया। पिता कहता है अरे दूसरी शादी ही तो कर रहा था, तुझे वहाँ पर रहने पर क्या जोर था, यहाँ पर तेरा कैसे गुजारा होगा भाइयों के बीच में। कलावती ने कहा कि मेरे शरीर में ताकत है, मैं कमाऊंगी और खाऊंगी, मैं किसी के ऊपर बैठकर नहीं खाऊंगी। कलावती ने अपने पिता से कहा कि अब तक मेरे फैसले बहुत लिए हैं, अब मेरा फैसला मत लेना, मैं जैसे भी जीऊँगी मेरे हाल पर मुझे छोड़ दिया जाए और मैं जैसे भी जीऊँगी ऐसे मुझे रहने दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर कलावती अपने घर में रहती है, अपने माँ और पिता से कहती है कि तुम्हारे लिए मैं मर चुकी हूँ, ये समझ लो तुम्हारे घर में एक काम करने वाली नौकरानी है, उससे काम कराओ और अपना मौज से जीवन काटो। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही पति की शादी होती है, उधर पति की शादी होती है और इधर कलावती को 3 महीने बाद महसूस होता है कि वो तो गर्भ से है, लेकिन दूसरी तरफ पति की शादी हो चुकी थी। वो कहती है कि माँ मैं बांझ नहीं हूँ,
और एक और बात आपको बताऊं, उस वक्त शादियां ना ऐसे नहीं टूटा करती थी कि कानून इन्हें आप डिवोर्स लीजिए, तलाक लीजिए, नहीं। केवल एक लफ्ज़ पर महिलाएं जीवन भर एक देहरी पर काट दिया करती थी, एक दरवाजे पर। शायद उनकी वो बहुत बड़ा समर्पण था। दोस्तों, यहाँ पर कलावती जब गर्भ से होती है तो पिता अपनी जूतियाँ तैयार करने लगता है। वो कहती है कि बाबा कहाँ जाने की सलाह है। पिता कहता है कि बेटी तेरे ससुराल जाऊँ, तेरे घर वालों को खबर दूँ, तू माँ बनने वाली है, क्योंकि घर में खबर पड़ती है। वो कहती है कि पिता अगर अपनी बेटी को जीवित देखना चाहते हो ना, तो उन लोगों को कानों कान खबर ना होनी चाहिए कि मैं गर्भ से हूँ या किसी बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन में अब उस इंसान का दोबारा से आना हो। मैं नहीं चाहती वो इंसान मेरे जीवन में आए, क्योंकि उसने मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा, एक पल भी ये नहीं सोचा कि उसके बाद मेरा क्या होगा। मैं नहीं बताना चाहती। मैं इसी बच्चे के सहारे ये पूरा जीवन काटना चाहती हूँ। पिता ने कहा, संपत्ति कहाँ से दोगी? पिता ने सवाल खड़े करे। उसने कहा कि मेरा बेटा भीख मांग कर खा लेगा अगर बेटा हुआ। बेटी हुई, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बेटी ही हो, ताकि उसके सहारे मेरा जीवन कट सके। दोस्तों, दूसरी तरफ रामवीर का जो जीवन था वो बहुत अच्छे से बीत रहा था। लेकिन यहाँ पर कलावती एक बेटी को जन्म देती है। बेटी होती है 9 माह बाद। उसने अपने पिता को कसम खवाई और वो पिता इस दुनिया से चल बसता है, वरना वो पिता इस चीज का भांडा जरूर फोड़ता। यहाँ पर भाई थे जो अपनी पत्नियों के साथ खुश रहते हैं। कला अपनी माँ के साथ रहती है। अब कला की माँ की यहाँ पर यानी कला की बेटी हो चुकी थी। कला उसमें खेल कूद कर अपने जीवन को बिताने लगती है। यहाँ पर दोस्तों वो सुई धागे से कपड़ों की सिलाई करने लगती है। मशीन नहीं थी उस दौर में। सुई धागे से जब वो लोगों के कपड़े सीने लगती है तो उसके पास 2 पैसे आने लगते हैं। जब 2 पैसे आते हैं तो उसका जीवन बहाल लगने लगता है। बेटी की परवरिश अच्छे से होने लगती है। दूसरी तरफ रामवीर कई बच्चों का पिता बन चुका था, क्योंकि अब की बार वो अपनी पत्नी को समय दे रहा था। पहली पत्नी की शायद उसने कदर नहीं करी, या कुछ भी लगा लो। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ कहीं ना कहीं रामवीर को कला की याद आया करती थी, लेकिन वो उस बात को छेड़ना नहीं चाहता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं। कलावती की बेटी भी बड़ी होने लगती है, वो भी बड़ी हो जाती है। रामवीर के एक बेटा बड़ा होता है, जो सबसे पहला उसका बेटा होता है, जिस चीज की उसे चाह थी। अब उस बेटे की शादी होती है। शादी में सभी रिश्तेदारों को याद किया जाता है। तभी यहाँ पर जो रामवीर की दूसरी पत्नी है वो कहती है कि सुनो जी, क्योंकि रामवीर की जो दूसरी पत्नी थी अब भी कला से जलती थी, जबकि कला को उसने देखा तक नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि सौतन सौतन ही होती हैं। वो कहती है जिद करके, क्या आप उन्हें भी इस विवाह में बुलाओगे? कलावती के पास जब ये संदेश पहुंचता है, जब ये निमंत्रण पहुंचता है, तो कलावती हैरान हो जाती है। मेरे पति ने आज भी मुझे याद किया। कलावती अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कपड़े सियूंगी। बार बार वो बेटी कहती है, माँ मेरे बाबा कहाँ हैं? तो कभी भी कलावती ने जिक्र नहीं किया कि तुम्हारे बाबा कहीं इस दुनिया में भी हैं। कलावती अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, हमें एक शादी में चलना है, तुम अच्छे से कपड़े तुम्हारे बना दिए हैं, ये पहन कर चलना है। दूसरी तरफ कला जो होती है खुद भी बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से सजती है, संवरती है। अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज उस द्वारे पर जा रही हूँ जिस द्वारे पर शायद मैं कभी शर्माते हुए और बहुत सारे सपने लेकर गई थी। यहाँ पर जो कलावती है वो शादी से 4 दिन पहले अपने पति के घर पहुँचती है। पति के घर जब पहुँचती है तो जो सौतन होती है, जब स्वागत करती है अपनी सौतन का, कला का, तो वो कहती है कि अरे वाह जीजी, तुम्हारी तो बहुत सुंदर बेटी है। तुम्हारे पति बहुत लाड करते हैं, बहुत सुंदर कपड़े अपनी बेटी को पहना रखे हैं। अरे बड़े खूबसूरत कपड़े हैं। कला कहती है कि हाँ, मेरे पति का लाड ही इतना है, मेरे पति मुझसे प्रेम ही इतना करते हैं, उसके प्रेम के सहारे तो जीवन गुजर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर रामवीर जो है इस बात को सुनकर चिढ़ जाता है, क्योंकि किसी दौर में वो उसकी पत्नी रही थी। वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ सा वहाँ से चला जाता है। ये बात कला अपनी आंखों से देख रही थी। उसके बाद कला अपनी उस बेटी को लेकर अंदर जाती है। रस्में चलती हैं। बार बार कला को ताने मारे जाते हैं पति को लेकर। जब भी इस बात को रामवीर सुनता है तो वो चिढ़ा हुआ सा इधर उधर भागने की कोशिश करता है। धीरे धीरे 4 दिन निकल जाते हैं। वहां पर सभी को लग रहा था कि कला की दूसरी शादी हो चुकी है, क्योंकि माथे पर सिंदूर, मांग पर सिंदूर, माथे पर बिंदिया, बहुत सुंदर लग रही थी आज भी कला।
कोई नहीं कह सकता था कि इतने साल इसकी शादी को या इतनी उम्र इसकी हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर जब ये सब कुछ चलता है ना, तो उसके बाद जब वो शादी और वो फेरे चल रहे थे तो थोड़ी देर के लिए रामवीर को थोड़ा सा वक्त मिलता है। कलावती सजी सबरी बैठी हुई है। दूसरी तरफ रामवीर जब कला को देखता है और कला की बेटी को देखता है तो वो उससे बोला तक भी नहीं था कि भाई ये मेरी बेटी थोड़ी ही है, ये तो किसी इसके दूसरे पति की है। पास आता है और कहता है कैसी हो तुम, तुम्हारा पति तुम्हें अच्छे से तो रखता है। कला कहती है कि तुम्हें मेरे पति से क्या लेना, मेरा पति बहुत रुतबे वाला है और बहुत ही खूबसूरत है। तभी रामवीर यहाँ पर चिढ़ने लगता है, कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी अपनी पत्नी पर बहुत लाड करता हूँ। देख मेरे बेटे की शादी होने वाली है और तेरी बेटी शायद मेरे ही बेटे की शादी की है, तुमने क्या बहुत जल्दी शादी कर ली। वो कहती है कि हाँ मैंने शादी कर ली, मैं भी अब अपनी बेटी के लिए एक लड़का तलाश रही हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो मेरी बेटी के लिए ज़रूर बताना, मैं नहीं चाहती। अब यहाँ पर जो रामवीर है वो कलावती से कहता है कि बेटी काफ़ी जवान हो रही है, शादी क्यों नहीं की। वो कहती है कि मेरी शादी 9 साल की उम्र में हुई थी, जिसका हर्जाना मुझे बहुत बड़ा भुगतना पड़ा था, इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी टाइम पर हो, उस टाइम पर हो जब ये रिश्तों को समझे, मेरी तरह नहीं है बावली होकर हर रिश्ते में मगन हो रही थी। तुमने ही मुझे बहुत बड़ा झटका दिया, धोखा दिया, मैं अपनी बेटी के साथ ये नहीं करना चाहती। दोनों के बीच में बातें चलती हैं, तभी कला की आंखों से आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिरता है। तभी यहाँ पर रामवीर कहता है मैं तो कहता था तेरा पति तुझे सुखी नहीं रखता है और तू मेरे पास भी नहीं रही, तेरी गलती है, अब क्यों रो रही है, मुझे बता, अगर तुझे कोई परेशानी है तो मैं तेरे पति से बात करूँगा। कलावती कहती है तेरी औकात नहीं है मेरे पति से बात करने की, मेरे लिए वो परमेश्वर है और मैं उसकी बहुत लाडली हूँ और वो मेरा लाडला है। जीवन भर उसका साथ निभाऊंगी और उसी के साथ इस दुनिया से जाऊंगी। यहाँ पर रामवीर कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम कैसी हो, तुम हर बात को सहन करती हो, वो तुम्हें मारता भी होगा लेकिन तुम सहन कर रही हो। तभी दोस्तों कलावती की बेटी वहाँ पर आ जाती है। कलावती की बेटी वहाँ पर आती है, वो कहती है कि माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम बार बार बाबा को याद कर कर रोती हो, ऐसे नहीं रोया करते। तभी यहाँ पर रामवीर कहता है क्यों बेटी, बाबा को याद क्यों करती है, बाबा पास नहीं रहते। तभी यहाँ पर वो बेटी कहती है कि नहीं ताऊ जी, हमारे बाबा पता नहीं कहाँ पर रहते हैं, मैंने तो बचपन से उन्हें देखा ही नहीं है। रामवीर को एकदम झटका लगता है। रामवीर दूसरा सवाल करता है बेटी तुम कहाँ पर रहती हो। वो कहती है कि हम तो अपनी नानी के पास रहते हैं, नानी के पास रहते हैं और वहीं पर हमारा रहना है। बेटी तुम्हारी माँ क्या काम करती है। मेरी माँ सिलाई करती है। देखो ताऊ जी मेरी माँ ने मेरे कपड़े कितने सुंदर सिए हैं। दोस्तों रामवीर कहता है कि सच में ही तुमने अपने पिता को नहीं देखा। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं ताऊ जी, क्योंकि वो ताऊ जी बोल रही थे। वो कहती है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तभी वो लड़की कहती है कि ताऊ जी मेरी माँ ने कभी नहीं बताया, उसने कहा कि तुम्हारे पिता भगवान हैं और भगवान का कोई नाम लेता है भला। तभी यहाँ पर वो लड़की दोबारा से शादी की रस्मों में लग पड़ती है। रामवीर कहता है कि बताती हो या नहीं बताती, कहाँ है तुम्हारा पति। वो कहती है कि बताऊँ ना बताऊँ मेरी मर्जी, तेरी दुनिया को देखने आई हूँ, कैसा रहता है तू, बाकी मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी। बहुत संतुष्टि है, बहुत मन में शांति है कि तू बहुत प्यारते रहता है और हमेशा ऐसे ही रहना। तेरी बहनों ने, तेरी माँ ने मेरी कद्र नहीं की और आज तू, क्योंकि आज उसकी बहनों से बिगड़ चुकी थी, क्योंकि दूसरी जो पत्नी आई थी ना बहुत तेज तर्राट थी। दोस्तों यहाँ पर शांति वहाँ से उठकर चली जाती है, अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। लेकिन अब बेटे की शादी को छोड़कर रामवीर को चिंता थी। बेटे की शादी हो जाती है। दूसरे दिन यहाँ पर कला अपनी तैयारियां करने लगती है जाने की अपनी बेटी के साथ। तभी यहाँ पर कलावती थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई कलावती की जो सौतन थी ना, रामवीर की जो पत्नी, वो अपनी बहू में लगी हुई थी। तभी दूसरा मौका मिलता है रामवीर को अपनी पत्नी से बात करने का। वो अपनी कला पत्नी के हाथ को अपने सर पर रखता कहता, खाओ मेरे सर की कसम, तुम्हारे पति का क्या नाम है। कलावती रोते हुए कहती है कि मेरे पति का नाम रामवीर है और मैं उसी के सहारे अपने जीवन को बिताऊंगी। दोबारा मेरी जिंदगी में दस्तक मत देना,
मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि कला ने अपनी माँ की, अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। जब ये बात रामवीर को पता चलती है, रामवीर घुटनों पर बैठता है और कहता है कि मुझे पूरा सच बताओ, क्या मामला है, क्या बात है। वो कहती है कि आज भी तेरी बेटी तेरे लिए तरसती है। वो कहता है कि मेरी बेटी कैसे। यहाँ पर कला कहती है कि जिस दिन यहाँ से गई थी ना, मुझे भी नहीं पता था। मैं गर्भ से हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर 3 माह बाद पता चलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। रामवीर कहता है कि तुमने क्यों नहीं बताया तुम मेरे बच्चे की माँ है। कला ने कहा, कैसे बता देती, तेरी तो शादी हो चुकी थी ना। तेरी शादी को छोड़कर मैं यहाँ से गई थी। क्यों तेरे घर संसार में जब तुमने मेरे ऊपर कोई भी भरोसा या मेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई, तो मैं तुम्हें कैसे बता सकती थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। मेरे बाबा इसी चिंता में इस दुनिया से चले गए। तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, लेकिन मैं इन शास्त्रों के जो हमारी परंपरा है उसको निभाऊंगी। मैं जीवन भर मैंने किसी पुरुष का चेहरा तक नहीं देखा। तुम्हारे लिए थी, तुम्हारे लिए हूँ और तुम्हारे लिए ही रहूंगी। कभी भी मैंने पीठ नहीं दिखाई, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दोस्तों, रामवीर जब कला को देखता है ना, वो सुबक सुबक कर रोने लगता है, जो रामवीर कभी नहीं रोता था। ये मेरे हाथों से क्या हो गया। दूसरी पत्नी जिसका पूरा परिवार है, पहली पत्नी जो एक बेटी की माँ है। दोस्तों, यहाँ पर रामवीर तभी एक पंचायत बिठाता है, कला को जाने नहीं देता। मैं वो दौर की घटना आपको बता रही हूँ जो सच्ची घटना है। रामवीर एक पंचायत बिठाता है, कला से कहता है कि मेरा मरा मुंह देखेगी अगर मेरी चौखट को लांघा तो तूने। कला कहती है कि माँ को कैसे छोड़ सकती हूँ। वो कहता है कि सारी व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पास ज़मीन है, जायदाद है, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। पंचायत में कहता है पंचों से कि मेरी पत्नी एक बेटी की माँ है और वो मेरी बेटी है। सौतन को तो बिल्कुल आग सी लग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सभी पंच और सभी फैसला लेते हैं कि भाई तुम्हारी बेटी है, कन्या है, दान तो तुम्हें ही करना होगा। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को भी अपनाना चाहता हूँ, जो उसके साथ मुझसे अन्याय हुआ है मैं उसका न्याय करना चाहता हूँ। वो सभी के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी पत्नी से उस जमाने में माफ़ी मांगता है। कहता है कि अगर आज मैंने माफ़ी नहीं मांगी तो एक महिला के मान सम्मान को बहुत बड़ा अपमान होगा। मैं इसको वो सम्मान देना चाहता हूँ समाज में। दोस्तों, इसके बाद कला भी एक फैसला पंचायत के सामने रखती है। कहती है कि अगर मेरे पति को मैं चाहिए ना, तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। कहते ना कि 2 तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। वो कहती है कि मैं भले ही एक कमरे के घर में रहूं, लेकिन पहली पत्नी तो मैं ही रहूंगी। मेरे पति को मुझे घर बनाकर देना होगा जिसमें मेरी माँ और बेटी भी, अगर इनका मन करे तो ये मुझसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती क्योंकि पूरा जीवन चला गया मेरा। दोस्तों, रोता हुआ वो पति हर चीज की हामी भरता है, अपनी पत्नी के लिए एक घर बनवाता है। घर बहुत खूबसूरत बनवाता है क्योंकि रामवीर एक ज़मींदार था, यानी बहुत सारी ज़मीन उसके पास होती है। इसके बाद यहाँ पर वो अपनी माँ को लाकर रखती है और वहाँ पर जब वो रहती हैं तो रामवीर अपनी बेटी की शादी खुद करता है। अपनी पत्नी के हर उस कर्ज को, हर उस चीज़ को चुकाने की कोशिश करता है जो उससे शायद कहीं ना कहीं गलती से या उसकी नासमझी से या उसकी मैं कुछ भी क्या कहूँ इसके बारे में। इसके बाद वो अपनी पत्नी को अपना एक हक और अधिकार देता है। उसके बाद कई बार विवाद कलेश होते हैं, लेकिन इसके बाद कला ने कभी किसी और संतान को जन्म नहीं दिया। वो एक बेटी की माँ होती है। उसने अपनी सौतन से कहा कि सब जमीन जायदाद सब कुछ तेरी है, मेरा क्या है, मेरी तो एक बेटी है, इसका पालन पोषण मैं अकेले भी कर लूँगी, लेकिन मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ सकती, मान सम्मान को भी नहीं छोड़ सकती। ये रिश्ते हैं, मेहंदी के दाग हैं, गोबर के दाग नहीं हैं जो छूट जाएंगे। मेहंदी जिसे एक पवित्र माना जाता था, मेहंदी जिसको लगने के बाद बेटी पराई हो जाती है। दोस्तों, ये पूरी घटना सिखाने में कामयाब होती है। आज जिन रिश्तों से हम शायद कंचियों की तरह खेलते हैं, शायद गुल्ली डंडा की तरह खेलते हैं, जिन रिश्तों से शायद जिन्हें हम कोई अहमियत नहीं देते, एक दौर वो था जहाँ एक महिला पूरी जिंदगी अपने पति के इंतजार में बिता दिया करती थी। एक पति जो शायद पत्नी के लिए पनवेश्वर यानी
यहाँ पर भगवान था, लेकिन आज वही नारी पतियों को हनीमून पर ले जाकर पहाड़ से धक्का देती हैं, कुछ नीले ड्रम में बंद करती हैं, कुछ सूटकेस में बंद करती हैं, कुछ प्रेमियों से पिटवाती हैं या मरवाती हैं या जो भी करती हैं। कितना बदल गया है हमारा समाज। अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इस घटना का अंत यही होता है, जीवन बहुत खुशहाल तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमें उस वक्त पर मिलती हैं जिस वक्त पर उन चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत होती है। जीवन वो अनमोल जीवन है जो हमें भगवान ने दिया है कुछ करने के लिए। आप अपने रिश्ते भी अगर ईमानदारी से निभाओगे तो वो भी एक भक्ति और पूजा पाठ ही रहेगी। पहले कहा करते थे कि अगर कोई साधु भिक्षा लेने भी आए और अगर पति के आप किसी चाकरी में लगी हुई हो या पति के काम में लगी हुई हो तो यहाँ पर संत को पीछे देखा जाएगा, पहले उस पति को संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन आज क्या है, आज वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी जो शायद दिल तक छूने का काम करती है। बहुत ही सुंदर घटना है। जो भी राय है ना अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।